फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास कक्षा 12 के नेक्स्ट सेशन फोर्थ नंबर पार्ट में आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि हमारे जो भी नए वीडियो बनेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन रूम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकेंगे और हमारे वीडियो को आप लोग देख सकेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने विदेशी साहित्य में पढ़ा था, चीनी साहित्य और यूनानी साहित्य। दोस्तों, आज हम इसी में ही तिब्बती साहित्य और पढ़ेंगे। तिब्बती साहित्य क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तिब्बती वृत्तांत में इसमें कहा जा रहा है हमें कि तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कयुंगर और तयुंगर ग्रंथ बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। अरबी यात्री यानी कि अरब देश के और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में काफी अच्छी जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया है। आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, मिडास ऑफ द गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे मसूदी। और लिखा है, भारत का विवरण दिया और लिखा यह भी है कि भारत का राज्य स्थल और समुद्र दोनों पर था। ये मिडास ऑफ द गोल्ड मसूदी ने लिखा था। सिंध का इतिहास चचनामा में सुलेमान नवी की पुस्तक, सुलेमान नवी यानी कि ये लेखक थे, सुलेमान नवी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारिख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अरबी लेखकों में अल बुरूनी तारीख हिंद नामक की पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे ने संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। आप लोग यहां से ये लिख लेंगे पूरा का पूरा और ये नोट्स के रूप में लिख लेंगे। अब हम आगे आते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत में वंशावलियां। अब यहां से हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होगा और वो हमारा पिछले था। दोस्तों, कल का जो चैप्टर हम लोगों ने जो पार्ट नंबर 3 में जो पढ़ा था, उसके बाद में हमने तिब्बती वृत्तांत पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत में वंशावलियों का महत्व बताइए। इन वंशावलियां क्या है, इनके बारे में ये कौन लिखते थे और इनका क्या रोल है हमारे भारतीय इतिहास में, वो देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंश लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वंशावलियों के अध्ययन करने से ही हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे। इन सब के बारे में हमारी वंशावलियां, पोथियां होती है जो लेते थे। इनके लेखक कौन कौन थे वंशावलियों के? बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पांडे और बारोट, ये सभी क्या करते थे? घर घर जाकर के ये लिखते थे। अब आते हैं वंशावलियों में मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। निश्चित रूप से बहिया या वंशावलियां एक मयामिक दस्तावेज है। ये मयामिक नहीं, न्यायिक दस्तावेज है। न्यायिक दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियां, बहियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया। जगदीश चंद्र प्रसाद बनाम श्रवण कुमार ऑल इन AIR 2003 P&H मामले में न्यायालय में पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना है। मतलब वहां पर सबूत के रूप में ऐसे कई मामले हैं जिसमें वंशावलियों, बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के।
पुरातात्विक स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। यानी जो मुख्य रूप से जो स्रोत है सबसे अधिक साक्ष्य के रूप में, वो क्या है? पुरातात्विक। पुरातात्व का अर्थ अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 बीसी से 5000 बीसी तक पीछे चला गया है। इसका जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ है जो कहाँ चला गया? 6000 बीसी से 5000 बीसी, अर्थात यानी कि बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि ईसा से पूर्व चला गया। कलिंग नरेश खारवल ने, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनता है, कलिंग नरेश खारवल ने हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था और कलिंग नरेश खारवल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। मतलब ये हुआ कि कलिंग नरेश खारवल ने हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण कराया तो उसी से संबंधित उसमें जानकारी मिलती है, इसी से ही। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं और मोहरें, स्मारक, मंदिर और भवन, मूर्तियां और शैल चित्रकला, ये पुरातात्विक स्रोत है। अब आते हैं अभिलेख। अभिलेख शिलालेख के रूप में, स्तंभ लेख के रूप में, गुहा लेख के रूप में, मूर्ति लेख के रूप में, ताम्रपत्र अभिलेख भी होता है। अब यहां से प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, अभिलेख क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में इनका क्या महत्व है या क्या योगदान है? ऐसा प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आगे आने की अत्यधिक संभावना है, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना। अभिलेख क्या होते हैं देखते हैं पहले। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके एवं पढ़ सके और पालन कर सके। महत्व क्या है इसका? पुरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त और समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शासन विशेष के तिथि क्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। जो शासन के विशेष तिथि क्रम और उपलब्धियों की जो जानकारी है इन अभिलेखों से ही मिलती है। इनसे संबंधित शासक एवं व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य, समसामयिक घटनाएं आदि का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं शिलालेख। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में। आपको पूछा जा सकता है अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है, तो आप लिखो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। अशोक के 14 शिलालेखों विभिन्न लेखों का समूह है। देखते हैं आगे कौन कौन से। अशोक के शिलालेख और उनके विषय। अशोक के शिलालेख, पहला शिलालेख उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख समाज कल्याण और मनुष्य और पशु चिकित्सा के बारे में। तीसरा शिलालेख धर्म सिद्धांत के बारे में। चौथा शिलालेख युद्ध घोष की जगह धम्म घोष। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को शिलालेख के नंबर और उनके बारे में दिया है, तो आप लोग यानी कि उनका विषय दिया हुआ है तो आप लोग उनको याद करेंगे। शिलालेख 1 में पशु बलि की निंदा की गई है। शिलालेख 2 में समाज कल्याण और मनुष्य और पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। शिलालेख नंबर 3 में धर्म सिद्धांत के बारे में। शिलालेख 4 युद्ध घोष की जगह धम्म घोष का दिया गया है। ये सब कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन की जगह युद्ध घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था। अब आगे देखते हैं नंबर 5 धर्म महामंत्रों की नियुक्ति 13वें वर्ष में। नंबर 6 शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा। शिलालेख नंबर 7 अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। अशोक
शिलालेख नंबर 8 में धम्म यात्राएं की गई है। शिलालेख नंबर 9 में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया, जिसे धम्म मंगल के नाम से जानते हैं। शिलालेख नंबर 10, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। राजा और उच्च अधिकारी थे, हमेशा प्रजा के हित में सोचे। शिलालेख नंबर 11, धम्मदान की श्रेष्ठता बताई गई है। शिलालेख नंबर 12, धार्मिक सहिष्णुता बताई गई है। शिलालेख नंबर 13, कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अब आते हैं शिलालेख। कौन कौन से शिलालेख हैं? ये तो अशोक के शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख, खारवेल की हाथी गुफा शिलालेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति और जूनागढ़ का रुद्र दमन का शिलालेख। अब आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब खंबे पर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। अशोक के स्तंभ लेख थे महरौली का स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। अब आते ताम्र लेख। ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला ताम्र प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख। अब आते हैं गुहा लेख, यानी कि गुफाओं पर, गुफाओं के अंदर जो लिखा गया। अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख और सातवाहनों के नासिक और नाना घाट गुहा लेख। अब आते हैं मूर्ति लेख। आप देख पाते हो कई मंदिरों में मूर्तियां बनी हुई है, उन मंदिरों पर कुछ तिथि अंकित की होती है। इससे ये हमें पता चलता है कि ये मूर्ति उस समय के शासनकाल के समय बनी हुई है, उस समय के राजा कौन है। यहाँ तक कि उस मूर्ति को बनाने वाले का नाम भी लिखा होता है कभी कहीं कहीं पर। आप देख पाते हो अगला क्या कह रहा है, मूर्ति लेख। मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है, मूर्ति लेख कहलाते हैं। मूर्ति लेख किसे कहते हैं, इनके बारे में आप लोग लिखेंगे। अब आते हैं अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। अब आते हैं सिक्के व मुद्राएं। सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में किस प्रकार सहायक है, यह हम पढ़ेंगे। सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं और मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म गौरवपूर्ण कार्य, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। इनको समय के कला जो शासक थे उनकी क्या क्या रुचि थी, उनके क्या क्या कार्य थे, वो उन सभी की जानकारी मिलती है। सिक्के व मुद्राएं कौन से? गुप्तकालीन सिक्के, पंचमार के आहत सिक्के, स्वर्ण या ताम्र सिक्के, लेख युक्त मुद्राएं, स्वर्ण व रजत मुद्राएं। यहाँ रजत है, ठीक है ना, रजत या चांदी। अब आते हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा सुवर्ण कहा जाता था। गुप्त काल शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के इस काल में रूपक कहलाते हैं। चांदी के सिक्कों को इस काल में क्या कहते थे? रूपक। और सोने की मुद्राओं को दिनार या सुवर्ण। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक और व्याग निहंता उसके सिक्के और उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कुमार गुप्त के कार्तिक के प्रकार के सिक्के उसके सेव अनुयायी होने के पुष्टि करते हैं। और गुप्तकालीन सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार और उनके आर्थिक स्तर और धार्मिक विश्वास और कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। अब पंचमार के हाथ सिक्के 500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र है, इन्हें पंचमार्क या हाथ सिक्के कहा जाता है। यानी कि इन सिक्कों पर केवल और केवल चित्र बने हुए, इसीलिए इनको पंचमार्क या हाथ सिक्के कहा जाता है। अब आते हैं लेख युक्त मुद्रा। मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद में जब हिंदी यूनानी शासकों ने भारत पर अधिकार जमाया तो उनके द्वारा लेखों वाले सिक्के जारी किए गए, जो लेख युक्त मुद्रा या सिक्के कहलाए। इन सिक्कों पर लेखों के अतिरिक्त इसे जारी करने वाले शासकों की आकृति भी होती थी। हिंदी यूनानी शासकों का इतिहास इन सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। हिंदू
और यूनानी शासकों का जो इतिहास है इन सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया था। स्वर्ण या ताम्र सिक्के। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। अब प्रश्न यहां से यह भी निकल के आता है, सिक्कों व मुद्राओं से क्या जानकारी मिलती है। देखते हैं। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह और तिथि अंकित होने के कारण कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह व अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखा गया है, जो उसके संगीत के प्रति रुचि और शौर्य को प्रदर्शित करता है। सिक्कों के साथ मुहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। या मुहरे यानी मोहर कहते हो आप लोग, अभी जो कहते हैं कि मोहर छपवा लो, वही है ना। बसाड प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मुहरें मिली है, जो इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण है। हम सिक्कों से प्राप्त की जानकारी क्या क्या होती है देखते हैं। तिथि क्रम का निर्धारण, धार्मिक विश्वास की जानकारी, कला पर प्रकाश, व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, नवीन तथ्यों का उद्घाटन, शासकों की रुचि का ज्ञान। अब उत्खनन से प्राप्त अवशेष। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष ही मुख्य स्रोत है। प्राप्त औजारों और मृत भांडों इन मिट्टी के बर्तन से भारत के में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मर्द भांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले और इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मर्द भांड संस्कृतियां विद्यमान रही है। उत्खनन से प्राप्त अवशेष काफी महत्वपूर्ण है ये। इसमें कौन कौन से मृद भांड प्राप्त हुए देख लेते हैं। गेरुए रंग युक्त मर्दभांड संस्कृति, काले रंग पर मर्दभांड परंपरा, चित्र सलेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। आप अभी देखते हो कि जो मट्टी के बर्तन आते हैं उन पर लाल गेरुए रंग यानी कि जो उन पर बने होते हैं चित्र, काले और लाल रंग के भी बने होते हैं, सलेटी रंग के भी, जो सलेट का कलर होता है उसका, और उत्तरी काली चमकीली मिट्टी भी बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे उस समय में। तो उससे हमें जानकारी ये मिलती है कि उस समय मानव ने इस प्रकार की सभ्यताएं में ये तकनीकी विकसित की थी। अब आते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी में मर्द भांडों का महत्व क्या है। पुरातात्विक स्रोतों में मर्द भांडों का भी अपना महत्व है। ये मर्द भांड तत्कालीन समाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाते रहे। इन मर्द भांडों के द्वारा हम न सिर्फ उनकी तकनीकी कुशलता को जान लेते हैं, बल्कि उनके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते हैं। ये मृत भांड प्राग ऐतिहासिक से लेकर के ऐतिहासिक काल तक पाए जाते हैं, तथापि इसका महत्व प्राग इतिहास और आदि इतिहास के लिए अधिक है। स्मारक, मंदिर एवं भवनों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है, ये हमारा अगला प्रश्न है। आदि इतिहास के लिए अधिक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर अगला, स्मारक, मंदिर और भवनों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है, ये हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। 5 नंबर इसका पार्ट आएगा तब कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके उन भाई बहनों या आपके उन मित्रों को सहायता मिल सके जो अभी 12th में नए आए हैं, जो 11वीं पास करके। और हमारी ऑफलाइन क्लासेज राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जब आपकी स्कूलें ओपन होगी, यानी कि विद्यालय जब ओपन होंगे, तब हम आप लोगों का नया बैच 12th क्लास के लिए लेकर आएंगे, जिसमें आप सभी को सभी सब्जेक्ट्स की पूर्णतः तैयारी करवाई जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट गजनेर, वार्ड नंबर 6, पैलेस रोड, गजनेर। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर 9785429116 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।